नमस्कार दोस्तों। यूएसए ने ऑपरेशन एपिक फेरी लॉन्च किया है ईरान के अगेंस्ट। जी हाँ, यूएसए और इजराइल दोनों ने मिलके ईरान पर स्ट्राइक किया है, जिस ऑपरेशन को नाम दिया है ऑपरेशन एपिक फेरी, जिसमें मिलिट्री इंस्टॉलेशन, कमांड सेंटर्स और न्यूक्लियर लिंक्ड फैसिलिटी को टारगेट किया गया, जिसमें ईरान के सुप्रीम कमांडर मारे गए। ईरान ने भी रिटेलिएशन किया है और जवाब में मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया है। अब सवाल यह है कि दो क्लोज एलाइज, जहां दो क्लोज दोस्त यूएसए और ईरान, जो 1979 तक, जी हाँ 1979 तक यूएसए और ईरान आपस में दो दोस्त थे, वो अब कैसे एक दूसरे को देखने तक को तैयार नहीं है, क्यों एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं। और साथ ही ये कि अभी रिसेंटली ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू क्यों हुआ है, इजराइल क्यों इन्वॉल्व हो गया है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्या ऑयल प्राइसेस पे होगा, ग्लोबल स्टेबिलिटी को लेके। जी हाँ, ऑयल प्राइसेस, क्योंकि इससे स्ट्रेट ऑफ हर्मुज, जी हाँ आप ये मैप में यहाँ देख सकते हैं, ये इस साइड ईरान पड़ता है, यहाँ ये स्ट्रेट ऑफ हर्मुज है, जहाँ से वर्ल्ड का 20% ऑयल सप्लाई होता है, ऑयल रूट है, यह भी इम्पैक्टेड हो चुका है। इन सारी बातों पर हम विशेष चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का एक ही पाठशाला में। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि अभी ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है ये रीजनल वार, जिसमें ईरान के सुप्रीम कमांडर अली खमेनी की मृत्यु हो चुकी है। तो सबसे पहले देखिए, बात ये होता है कि 28 फरवरी को ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है यूएसए और इसराइल ने, जिसमें से 20,000 स्ट्राइक्स किए ईरान के ऊपर, और ये रीजनल एस्केलेशन हुआ है, मल्टी फ्रंट रेटिलिएशन हुआ है। मतलब ईरान ने लॉन्च किया ही हंड्रेड्स ऑफ मिसाइल्स एंड ड्रोन्स इसराइल के ऊपर। साथ ही साथ सेकेंड फ्रंट लेबनान में हिजबुल्ला, जी हाँ हिजबुल्ला, जिसको ईरान की तरफ से सपोर्ट मिलता है, उन्होंने लेबनान पे अटैक किया। तो एक तरफ यूएसए एंड इजराइल है, तो दूसरी तरफ ईरान एंड हिजबुल्ला है, जो दोनों आपस में लड़ाई चल रही है। ये दुनिया के लिए अच्छी बात नहीं है, दिस इज़ नॉट अ गुड न्यूज़। कोई भी लड़ाई अच्छी बात तो नहीं होती है, जिसमें काफ़ी जान माल की क्षति होती है, इकोनॉमिक क्राइसिस होती है, वर्ल्ड ऑर्डर स्टेबिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क होता है। इसमें शॉक न्यूज़ ये है कि ईरान के सुप्रीम लीडर की मृत्यु हो चुकी है, अयतुल्लाह अली खामेनी, जो 86 ईयर्स के थे और ये काफ़ी लंबे समय से ईरान के सुप्रीम लीडर थे। अब देखिए, अब इसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होने वाला है कि अभी आपको बताया स्ट्रेट ऑफ हर्मुज, जहाँ से वर्ल्ड के 20% ऑयल सप्लाई होता है, वो रूट बाधित हो चुका है, जिससे ऑयल प्राइस की बढ़ने की काफ़ी संभावना है, वो आपको दिख भी रहा होगा। अब ये सवाल जो होता है कि ये शुरू क्यों हुआ, रिसेंटली ये भी कन्फ्लिक्ट क्यों शुरू हुआ है। इससे पहले मैं आपको इसके पृष्ठभूमि पे ले जाना चाहूँगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया, अंटिल 1979 तक यूएसए और ईरान आपस में क्लोज एलाई थे। अब 1979 में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से धीरे धीरे उनके बीच दरारें आई और आज इस तरह की हुई है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर मिसाइल और ड्रोन से हमला कर रहे हैं। जी 1979 में ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ, जिसमें ईरान के जो लीडर थे उनको हटा के वहाँ पे दूसरी पार्टी का एक डेमोक्रेटिक रूप में चुनाव हुआ और उन्हें लीडर चुना गया। पर ये चीज़ वहाँ पे उस समय ब्रिटिश को एक्सेप्टेड नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ईरान जो ऑयल रिच रीजन है, वहाँ उसके ऑयल पे ब्रिटिश मोनोपोली थी और ये प्रॉब्लम होते चला गया। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हुई। 2002 में यूएसए के प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने ईरान को एक्सिस ऑफ एविल तक कह दिया। ईरान भी धीरे धीरे दूर चलते चला गया। ईरान फंडित मिलिटेंट को फंड दे रहा था, जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से यूएसए के अलाइड को टारगेट कर रहा था मिडिल ईस्ट में। तो इस तरह से बढ़ते हुए बहुत सारी प्रॉब्लम है। टोटल 7 क्रिटिकल मोमेंट हुई। सबसे पहले फर्स्ट जो हुआ कूप किया गया ईरान में। अभी बताया कि ब्रिटिश को मोनोपोली था ईरान के ऑयल पर अंटिल 1959।
तो वहाँ जब एक डेमोक्रेटिक तरीके से चुने गए पीएम बना गया, मोसाद पीएम बना, पर ब्रिटिशर्स ने उनको हटाने के लिए वहाँ पे एक coup करवाया विद द हेल्प ऑफ यूएसए इंटेलिजेंस एजेंसी CIA। जी हाँ, इसके बारे में आप जानते होंगे। उसके बाद से धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। 1979 का दौर आया, ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ, जहाँ पे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एस्टेब्लिश किया गया, और यहाँ से धीरे धीरे और बढ़ती चली गई। ईरान हॉस्टेजेस क्राइसिस हुआ, यूएसए ने ईरान के पैसेंजर प्लेन को शूट डाउन किया। ऐसी कई एक तरह की घटनाएं हुई, तो उतना हम डिटेल नहीं जानेंगे। अभी हम रिसेंटली क्या हुआ जिसकी वजह से ये हो रहा है, इस मुद्दा पे चर्चा करेंगे। जैसे दो दोस्त आपस जब हटते हैं तो उन्हें काफ़ी परेशानी होती है, एक दूसरे की कमी और मजबूती दोनों जानते हैं। तो ईरान को कहीं ना कहीं अपने सिक्योरिटी को लेके चिंता हुई, और वो भी न्यूक्लियर पावर के ऊपर काम करने के लिए शुरू किया। इसी चीज़ का डर है यूएसए और इसराइल को। यदि ईरान के पास न्यूक्लियर आर्म्स आता है, वो स्ट्रॉन्ग होता है, तो कहीं ना कहीं यूएसए और इसराइल को खतरा है। तो अभी इस चीज़ को लेके डिप्लोमेटिक कोलैप्स हुआ फरवरी 2026 में। ओमान मीडिएट था, टॉक कर रहा था यूएसए और ईरान के बीच इनडायरेक्ट न्यूक्लियर नेगोशिएशन को लेके, पर ये फेल हो गया। अब डील विद इन रिच, ओमानी फॉरेन मिनिस्टर ने रिपोर्ट किया था कि ईरान एग्री हो गया था नेवर एवर हैव ए न्यूक्लियर मटेरियल दैट विल क्रिएट ए बॉम्ब, कि मतलब वो न्यूक्लियर मटेरियल का यूज़ बॉम्ब बनाने में नहीं, पावर एनर्जी के लिए करेगा, इस तरह का किया। पर यूएसए ने रिजेक्ट किया। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प नॉट थ्रिल्ड विद टॉक्स सेटिंग ऑनगोइंग बैलिस्टिक एक्सपेंशन एंड डिमांडिंग टोटल एंड टू एनरिचमेंट। पर यूएसए का कहना था कि नहीं, आपको न्यूक्लियर का यूज़, मतलब कोई भी चीज़ न्यूक्लियर से रिलेटेड आपको एक्सपेरिमेंट करना नहीं है, न्यूक्लियर पावर प्लांट भी एस्टेब्लिश नहीं करना है, क्योंकि अभी यदि आप वो करते हैं तो कल के डेट में आप न्यूक्लियर आर्म्स भी बनाया जा सकते हैं। तो इस तरह की बातें हुई। फाइनली जब ये डिप्लोमेटिक तरीके से नहीं सुलझा तो यूएसए ने विद इसराइल अटैक किया। अब देखिए जस्टिफिकेशन क्या दिया जा रहा है इस स्ट्राइक को लेके। यूएसए का कहना है कि कोर नेशनल सिक्योरिटी, जी हाँ, अभी मैंने आपको बताया सिक्योरिटी कंसर्न दिया जा रहा है कि यदि यूएसए ईरान न्यूक्लियर पावरफुल कंट्री बनता है तो यूएसए को बहुत ज़्यादा खतरा है। ईरानियन नेवी एंड मिसाइल साइट्स ऑपरेशन जस्टिफाइड एज सेल्फ डिफेंस अंडर यूएन आर्टिकल 51। देखिए यूएन यूनाइटेड नेशन का आर्टिकल 51 में सेल्फ डिफेंस को लेके ये बताया जा रहा है कि यूएसए बोल रहा है कि हमने आर्टिकल 51 सेल्फ डिफेंस के अंतर्गत ये ऑपरेशन किया है। इसराइल का क्या कहना है वो भी देखते हैं। इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने इस ऑपरेशन को कहा है प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है, मतलब ऐसा नहीं कि हम इंतज़ार करें जब हमारे पर अटैक किया जाएगा तो हम उठ के, उससे पहले ही हम यहाँ किया जा रहा है ताकि जो थ्रेट है इसराइल के अगेंस्ट वो दूर हो सके। जहाँ इसराइल और ईरान इस सब के बीच में काफ़ी लंबे समय से विवाद चलते आ रहा है, उस पर भी कभी हम और चर्चा करेंगे। तो ये दोनों ने अपना अपना दलीलें पेश किया। अब इससे हुआ क्या है, ये एक बार हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्या क्या डिसरप्ट हुआ है। देखिए 2000 स्ट्राइक्स इनिशिएटेड हो चुका है सिर्फ 28 फरवरी को, जी हाँ, जिसमें सब एयर डिफेंस डिग्रेड रिटेलिएशन में ड्रोन से अटैक किया गया, जो कमांड स्टेशन था कम्युनिकेशन का वो डिसरप्ट हुआ है। न्यूक्लियर फैसिलिटी एम्बिग्यूटी, यूएस स्टेट्स न्यूक्लियर फैसिलिटी वे टारगेटेड, न्यूक्लियर फैसिलिटी टारगेट किया गया था वेपनाइजेशन को रोकने के लिए, लेकिन IAEA रिपोर्टेड नो इंडिकेशन ऑफ डैमेज, पर वहाँ पे कोई न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के डैमेज की चर्चा नहीं की गई मार्च 22 तक। ईरान क्लेम्स ओनली सच साइट वाज हिट, ईरान ने सिर्फ बताया कि वैसे साइट को हिट किया। अब देखिए इसमें किसकी हत्या हुई है, जो अभी आपको बताया था ईरान के सुप्रीम कमांडर लीडर जो थे अतीउल्लाह अली, ये इनकी भी मृत्यु हो चुकी है। आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ का, डिफेंस मिनिस्टर का, IRGC कमांडर जनरल का और डिफेंस काउंसिल सेक्रेटरी के, मतलब तमाम इतने सारे जो कमांडर थे, चीफ थे, उनकी हत्याएं हो चुकी है। इस अटैक में ये अपने आप में एक अहम मोड़ लेते जा रहा है। अभी ये रुकने
नहीं जा रहा है, जिससे काफ़ी परेशानी होती जा रही है। ईरान ने भी मल्टी नेशनल रिटेलिएशन स्ट्रेटजी अपनाया है। अब इसमें क्या थे, 2000 में सोमाली रिटेलिएशन था, हाईली लिमिटेड स्कोप। पिछली बार जो किया था 2025 में जॉइंट स्ट्राइक रिटेलिएशन किया था। और करंट में अभी अनप्रेडिक्टेड स्केल हंड्रेड्स ऑफ मिसाइल एंड ड्रोन लॉन्च किया जा रहा है साथ साथ में। पहले 2 बार जो 2020 में 2025 में भी इस तरह की घटनाएं हुई थी, उसमें ईरान लिमिटेड स्कोप में टारगेट किया था यूएसए बेस, इराक में जो यूएस का बेस है। 2025 में वो यूएस बेस जो कतर में उस पर किया था। पर इस बार जो है वो मतलब अंधाधुंध मिसाइल्स और ड्रोन से रिटेलिएट किए जा रहे हैं। कारण ये भी है कि उसके सुप्रीम कमांडर की इस बार हत्या हो गई है, जो उनके लिए काफ़ी दुखद घटना है। जी हाँ, तो अब देखिए ये टारगेट जो है एक्सपेंडेड टारगेट है, वाइल एंड टारगेटिंग यूएसए प्रेजेंस इन इसराइल एंड इसराइली साइड्स। वहाँ के ईरान के जो रिपब्लिकन ग्रुप का कहना है कि वो सिर्फ यूएसए प्रेजेंस और इसराइली साइड्स को स्ट्राइक में अटैक कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं। उनका मोटो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करने का नहीं है, पर अब जब होती है तो इस कहीं रुकावट तो होती नहीं है। सिविलियन नॉन कम्बैक्शन एरिया भी अटैक में इंक्लूड हो गया, जैसे कि दुबई में कुछ होटल्स हैं, यूएसए एम्बेसी रियाद में है, सऊदी अरबिया में, इन सब जगह पे ये प्रॉब्लम हुई है। ग्लोबल रिएक्शन भी आए जा रहे हैं, यूएसए और अरब एलाइज स्ट्रांगली कंडेम कर रहे हैं, पर ये सब तो ठीक है, ऐसे ही होते रहे। एक मैप पे हम देखते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं ये मैप है। ये मैप आपको मिडिल ईस्ट का दिखाया गया है, क्योंकि ये मुद्दा मिडिल ईस्ट का ही चल रहा है। यूएसए तो बाय जियोग्राफिकली तो दूर है, पर आपको बताया जाता है कि यूएसए का प्रेजेंस वर्ल्ड वाइड में है। वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से अपना एयर बेस या मिलिट्री बेस बना रखा है, तो वो इराक में भी बना रखा है, सऊदी अरबिया में भी उसका स्टोर है, यूएई में ही है। तो यहाँ देखिए, जब ईरान, चूँकि ये मैप में देखिएगा तो यहाँ का ये हिस्सा आपको इसराइल का दिखाया जाएगा, ये यहाँ इसराइल है। इसराइल तो ईरान से नज़दीक है, ये पूरा एरिया आपका ईरान का है, ये एरिया ईरान का है। अब ये जो पॉइंट है, यहाँ देखिए, ये जो हिस्सा है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, जहाँ से 20% ऑफ ऑयल सप्लाई रूट है। इसको ईरान ने कम्प्लीटली बैन कर दिया है। जी हम, जिससे काफ़ी अनस्टेबिलिटी आने वाली है, भी ऑयल क्राइसिस भी हो सकता है। अब यहाँ से ये जो आपको पॉइंट दिखाया जाए, तुर्की से भी अटैक किया गया, इन्होंने इधर अटैक किया है, तो ईरान भी काफ़ी एग्रेसिव मोड में अटैक किए जा रहा है। ईरान से स्ट्रेटेजिक पार्टनर है चाइना एंड रशिया। जी हाँ, ईरान के तरफ पक्ष से जो है कंट्री वो चाइना और रशिया है। अब दोनों में से कोई भी ईरान के साथ इस युद्ध में खड़े नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों की अपनी मजबूरी है। रशिया खुद अपने वार में उलझा हुआ है यूक्रेन के साथ, और चाइना को दूसरे के साथ युद्ध में अननेसेसरी इन्वॉल्व होने का स्ट्रेटजी नहीं है। उनके खुद को ग्रोथ डेवलपमेंट के ऊपर टारगेट है, वो खुद ही अपने आप में यूएसए के लिए सिरदर्दी बन चुके हैं। तो इस तरह की बहुत सारे बातें हैं। यूएन पैरालाइज हो चुका है। जी हाँ, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल अभी तक कुछ भी नहीं कर पा रहा है। बस बेसर ने टारगेट दिया है 4 to 5 वीक तक ये वार चलेगा, बट कैपेबिलिटी टू गो फॉर लॉन्गर, पर इसकी संभावना है कि ये आगे भी चले, दूर तक ही जा सकती है, पर ये अच्छी बात तो नहीं है यहाँ निश्चित तौर पे। अब प्रोजेक्टेड टाइमलाइन इसराइल के पीएम नेतन्याहू है भी, उन्होंने भी ये बताया है कि विल कंटिन्यू एज लॉन्ग एज इट नीडेड। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जब तक जरूरत होगी तब तक हम युद्ध करेंगे। स्ट्रेटजिक वॉच पॉइंट फॉर कमिंग वीक, अभी आने वाले जो सप्ताह है, जिसमें भी यूएसए ने बताया है कि 4 to 5 वीक का टाइम लगेगा इस कन्फ्लिक्ट को सॉल्व होने में करने के लिए। उसमें मुद्दा होना चाहिए एनर्जी एंड ग्लोबल मार्केट्स पे क्या असर पड़ेगा। लेबनान ग्राउंड वार सिचुएशन अभी भी इवॉल्विंग है। अगर ये एस्केलेट होती है तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक
लिमिटेड नहीं रहेगा। ग्लोबल इकोनॉमी, ऑयल सप्लाई और जियोपॉलिटिक्स सब इफेक्ट हो सकते हैं। आपको क्या लगता है? फॉर मोर इन डेप्थ इंटरनेशनल रिलेशंस एनालिसिस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे अवेयर। थैंक यू।